अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। शफ़ा, तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें असल में प्यार की ज़ुबान समझ ही नहीं आती। हमज़ा सपाट मगर दिल चलाने वाले लहजे में बोला, तुम्हारा ये तंतना मैं चंदी लम्हों में हवा कर सकता हूँ। तुम जैसा कम ज़र्फ़ इन शख्स और कर भी क्या सकता है, सिवाय तोड़ने के कभी किसी को जोड़ना सीखा ही कहाँ है। वो तनफरीद सा गोया हुआ, बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़े। और तुम तो इतनी अच्छी तरह से मुझे जानती हो, मैं कभी भी गिरी हुई चीज़ नहीं उठाता। अंदर बेच रहा हूँ काजी साहब को समेत पूरी फ़ौज को, शराफत से 3 दफ़ा कबूल है कह देना। किसी किस्म का ड्रामा खड़ा किया तो तुम मुझे तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आफ्टर ऑल बचपन में साथ गुजारा है। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से हो गया होगा। अरे मेरा नहीं तो अपने और मेरे दरमियान का रिश्ता ही मान रख लेना मिस्टर हमज़ा जलाल। रिश्ता? वो तंजिया मुस्कुराया। 10 मिनट वो अपनी हाथ में बंधी घड़ी के शीशे पर इसकी शहादत की उंगली से टिक टिक करके बोला, अच्छी तरह देख लो, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास मेरे साथ निकाह के लिए। वो इसको अच्छी तरह से धमका कर वापस ड्राइंग रूम में बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद मुबारक हो का शोर उठा। तो गोया तुमने मुझे मात दे ही दी। आज मैं शफ़ा रहमान से शफ़ा हमज़ा चुगताई बन गई। क्या ऐसे बनते हैं नए रिश्ते? बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आयमा इसके पास आकर बैठी थी और इसको गले से लगाकर मुबारकबाद दी। बड़ी अम्मी, मुझे प्लीज़ मेरे कमरे में छोड़ें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बेचारगी और गम की मिली जुली कैफियत में बोली। आयमा अच्छी तरह समझ रही थी इसके एहसासात को, इसलिए बगैर कुछ भी कहे सबके बीच में इसको उठाकर कमरे में ले आई। ठीक है तुम जाओ, फजर ने हाथ हिलाकर जहद से कहा। देख लो तुम आ जाओगी ना, कोई तुम्हें घर तक छोड़ देगा ना। जहद क्या हो गया है, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तुम जाओ आराम से, मैं आ जाऊँगी। मुझे अब परेशानी लाहक हो रही है यार। मैं एक काम करता हूँ, आज फिर ऑफ कर लेता हूँ, नहीं करता आज की नाइट ड्यूटी। मैं कह रही हूँ ना जैद, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी, शफ़ा का ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ अपनी ड्यूटी करो। और कितनी छुट्टियां करोगे? पहले ही 3 छुट्टियां तुम इस महीने की कर चुके हो। यार देख लो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं बाबा को कह देता हूँ, वो तुम्हें ले लेंगे। बाबा मुझे नहीं ले सकते, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ। बाबा की तबीयत आज काफ़ी ख़राब है, इनको मैं खुद दुआ देकर आई हूँ। यार तुम मेरी बात को भी तो समझो। देखो, अभी आते वक्त तुमने बाहर के हालात देखे। शहर के मुख्तलिफ पॉलिटिशियन को ज़ख्मी कर दिया गया है। अगर वो मर गया तो शहर के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जैद के चेहरे पर परेशानी रकम थी। वो किसी सूरत में फजर को अकेला छोड़ना नहीं चाह रहा था। तुम परेशान नहीं हो, अगर ऐसे ही हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर मैं शफ़ा के बाबा के साथ आ जाऊंगी, फिर इसके भाई मुझे ड्रॉप कर देंगे। वो क्या कहता कि वो किस वजह से इस पर ज़ोर दे रहा है। वो अंदर से खौफज़दा हो रहा था कि शहर के हालात अभी भी काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे। जगह जगह आंसू गैस और गाड़ियाँ टायर वगैरह जलाए जा रहे थे। जैद की परेशानी की वजह हालात ख़राब होना नहीं, बल्कि फ़जर का खौफ था। अगर वो आग को देख ले तो फिर इसका रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक किस्म का होता है सबके सामने। वो लोग शाम 4 बजे के निकले हुए थे। पहले फ़जर ने गिफ्ट शॉप से शफ़ा के लिए गिफ्ट खरीदा। इसमें से इसने 1.5 घंटा लगा दिया। जब वो लोग गिफ्ट शॉप से निकले और शफ़ा के घर तक पहुँचे, इस वक्त इसके एक दोस्त का फ़ोन आया, जिसने बताया कि मशहूर पॉलिटिशियन वक़ार हुसैन को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया। वक़ार हुसैन मुल्क के नमूर पॉलिटिशियन में से एक हैं, जिस पर आज 6:30 बजे के करीब कातिलाना हमला हुआ। मैं कह रही हूँ ना, मैं देख लूँगी, तुम जाओ। फजर इसको अब भी एक भी सुनी बिना अंदर चलेगी, जबकि गाड़ी में बैठा जैद बेचारगी से इसको अंदर जाते हुए देख रहा था। भाई आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज़ भाई आंखें खोलिए। अम्मी भी चलेगी और आप बाप भी चले जाएंगे। रहमान अपने भाई के जनाजे के पास बैठा बुरी तरह से तड़प रहा कर रो रहा था।
सब्र करो बेटा। रहमान के चचा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपा के दिलासा दिया। चचा देखिए ना, अम्मी भी चली गई, भाई भी चले गए मुझे छोड़कर। बेटा जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम तन्हा हो? तुम्हारी बहन भी तो है, वो भी तो तुम्हारी ही तरह इस कर्ब से गुजर रही है। तुम बजाय इसकी हिम्मत बनने के खुद इस तरह से टूट रहे हो। हिम्मत करो और ख़ुद को संभालो। वो एक औरत है, तुम इसको संभालने की बजाय कि तुम खुद जितना रोओगे इस रूह को उतनी ही तकलीफ़ होगी। अब आप देखिएगा बाई के वो किस तरह हर दर तड़पेगी और हर रात किस तरह जिएगी और हर रात लम्हेगी। मेरा वादा है आज आपसे कि मैं इस औरत को कभी खुश रहने नहीं दूंगा। इसने मेरे भतीजे को मेरे भाई से नहीं मिलने दिया। मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को देख सके, मगर इस सूरत में वो आखिरी ख्वाहिश तक नहीं पूरी होने दी। मैं इस पर ज़िंदगी तंग कर दूंगा। वो शदीद जुनूनी हो रहा था। अपने कमरे की हालत, हर चीज़ इधर से उधर फेंक रहा था। सोहा मेरी बात सुनो। सुमेरा किचन में आई अपनी फुल जड़ी सिफ्त बेटी से बोली, जो 1 मिनट में 2 शामी का बाप अपनी पेट में अड्याल चुकी थी। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। वहाब फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल के मुँह लगाकर पीते हुए बोला, कितनी दफ़ा कहा है तुम मेज से गिलास में निकाल लिया कर, मगर तुम हो के चिकना खड़ा हो, मेरी किसी भी बात का असर ही नहीं होता। सुमेरा का दिमाग घूमा। अरे मेरी प्यारी मामा, आज तो मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, वादा वादा। वो माँ की गालों पर चटाक चटाक करता बोसा दे रहा था। अच्छा ना, बस ठीक है, ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं। सुमेरा सोहा के इस बलवाना प्यार भरे अंदाज पर कुछ नरम पड़ चुकी थी। अच्छा अब तो मेरी बात सुनो। तुम कोई बच्ची नहीं हो, खैर से पिछले महीने ही 16 बरस की लग चुकी हो। मामा क्या दोबारा से मुझे गिफ्ट देने का इरादा है? वो माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली। हरगिज़ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ पीले करने का इरादा है। वाकई ही, इसने हैं पे जोर डालते हुए बोला और थोड़ा सा उठलाई। शर्म कर, लड़की माँ के सामने खड़ी है और दीदे देखो ज़रा, जो शर्म दिखा दे इनमें। सुमेरा ने इनकी कमर पर एक गमों के जलते हुए बुरी तरह से चलता रहता कुछ लम्हों पहली नरमी अब हवा हो चुकी थी। खैर, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा आया हुआ है, इसके सामने ज़रा ढंग से रहना। क्यों मामा? और इसके सामने अगर ढंग से नहीं रहूँगी तो वो क्या मुझे सज़ा के तौर पर अपने जहाज़ के ऊपर बिठा देगा और पूरी दुनिया में जहाज़ को गुगला करेगा? वो बोलने बोलने के साथ आंखों को भी गोल गोल घुमा रही थी, जैसे वाकई ही जहाज़ की छत पर बैठी हो और जहाज़ हवा में उड़ रहा हो। इस बात से बेखबर के किचन में चाय का मग और कबाब की प्लेट रखने आया मुस्तफ़ा दरवाजे की ऊँट में होकर इसकी तमाम सरगोशियाँ सुन चुका था। वह अपने नाम पे चौंक कर वहीं रुक गया। देखो, मेरा अब खोसा जो है ना आसमान को छू रहा है। मैं तुम्हें एक थप्पड़ दिखा दूंगी, मेरी बात को सुन लो। अच्छा ना बोलिए ना जल्दी, पर कभी भी शुरू ना हो जाया करें। सोहा अब कुछ संजीदा हो जाओ, माँ से बोली। देखो सोहा, तुम्हारा जो है आप ही ने प्रपोज़ल भेजा है मुस्तफ़ा के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो, इसलिए कि मुस्तफ़ा समेत आपी और आपी का ससुराल बहुत ही अच्छा है और काबिले घराना है। अपनी पुप्पो के घर जाओगी, मैं और तुम्हारे बाबा भी पुरसकून रहेंगे। शफ़ा को भी हमने महफूज हाथों में दे दिया है। अब तुम्हारी बारी है, इसलिए किसी भी किस्म की पंचगाना और फजूल हरकत मुस्तफ़ा के सामने नहीं करनी। ये मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी फजूल हरकत की तो याद रखना, तुम्हारे बाबा जो हैं फिर तुम्हारी ऐसी क्लास देंगे कि तुम अगले और पिछले तमाम गुनाहों की तौबा कर बैठोगी। मुझे नहीं करनी मामा मुस्तफ़ा भाई से शादी किसी भी सूरत में। आपने इनको देखा है, मुझसे कितने बड़े हैं। क्यों नहीं करनी, और बड़े होने से क्या होता है? हमज़ा को देखा है, पूरे 8 साल बड़ा है शफ़ा से। मामा मुझे हवाओं में उड़ने वाले और हवाओं से लड़ने वाले लोग को से सख्त नफ़रत है। मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे ये चाय और कबाब बाही लेकर जाने में शराफत से अपना दुपट्टा सही करो और शानों पे बाहिर आ जाओ। सुमेरा कह के बाहर निकल चुकी थी, जबकि हमज़ा सुमेरा को बाहर जाता देख
خود اس کے جانے کے فوری بعد کچن میں داخل ہوا۔ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر زوہا کی کلائی سختی سے تھام کر اس کی ڈرتی کچن کے اندر لے کر گھسا تھا اور دروازہ اندر سے لاک کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جس کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر تھا۔ ہاں میں، وہ اس کے جھمکے کو شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولا، جبکہ چہرے کے تاثرات کافی برہمی تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کسی لڑکی نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود کئی لڑکیوں کے دل قدموں تلے رون چکا تھا۔ تمہیں ہواؤں میں اڑنے اور ہواؤں سے لڑنے والے لوگ نہیں پسند، وہ اس کی ہرنی کی طرح سے سہمی اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ اس کے پھڑپھڑائے لبوں پر تھے۔ بالکل بلیک کرتی ہے وہ غضب ڈالتی ہے۔ دودھ جیسی اجلی رنگت مزید روئی کی طرح تھی، جبکہ گال سرخ تھے اور ڈر اور خوف اور وحشت اس کی آنکھوں میں رقم تھی۔ پتہ ہے تمہیں، تم بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہو، لیکن پھر بھی نفرت تمہیں ہواؤں سے باتیں کرتی ہے۔ لو، اب تمہارا جو ہے واقعہ آسمان سے زمین پر گرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کے کانوں میں پڑے جھمکے اتار کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا، یہ سجنا اور یہ سنورنا اب صرف تم میرے لیے کرو گی، اور جب تک تم میرے نام نہیں لکھی جاتی تب تک میں تمہیں ان کیل کانٹوں سے آراستہ نہ دیکھوں آئندہ۔ وہ کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کی گرفت میں جگڑی تھر تھر رہی تھی۔ وہ کم عمر ضرور تھی مگر بیوقوف ہرگز نہیں۔ مصطفیٰ کو یہ پیغام دیتی آنکھیں اس کو بہت کچھ باور کر گئی تھیں۔ اس کی روب داری پرسنالٹی اور چہرے پر ہر وقت رقم خرق تاثرات کی وجہ سے وہ ہر پل اس سے خوف زدہ رہتی۔ مجھے چھوڑیے پلیز، کوئی آ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے لبوں سے ڈھیلی ہوئے دیکھ جھٹ سے پیچھے ہو کر آہستہ سے بولی، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ بڑا خیال ہے تمہیں کسی کے آنے کا۔ آئندہ جب بھی تم شاور لینے جاؤ تو یاد سے میری بات اپنے حافظے میں محفوظ کر لو۔ دروازے کو اچھی طرح لوک کر کے جاؤ گی۔ سونو تو کیا کسی سے بھی تم اپنے کپڑے یا چیزیں نہیں مانگو گی؟ وہ برہم ہمیں سے کہتا ہے۔ اس کا دوپٹہ ٹھیک سے اس کے شانوں سے پھیلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ سوہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڑایا۔ خفت اور شرم سے اس کا وجود سرد پڑ چکا تھا۔ اس کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا آپ؟ وہ اٹک اٹک کے بولی، بجا فرمایا، میں ہی تھا تمہیں تمہاری ایک مطلوبانہ چیز فراہم کرنے والا۔ سوہا کا بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ زچ اور بچہ ماشاءاللہ دونوں اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آتی ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی۔ داؤد تیزی سے بڑھا تھا ڈاکٹر کی طرف۔ اس کو لگا تھا کہ باہر آئی ڈاکٹر نے اس کے کانوں میں جیسے رس گھولا ہو۔ کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ابھی کچھ ہی دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ لیجیے۔ پیچھے سے آپریشن تھیٹر سے باہر آئے نرس نے ننھا گل داؤد کی طرف بڑھایا۔ داؤد نے ننھے وجود کو گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس کی اولاد اور اس کی بیوی دونوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھا اور دونوں کی زندگی بھی ایک نئی زندگی عطا کی۔ ارمغان کافی لیٹ پہنچا تھا۔ رات کے 8:30 بجے کے قریب وہ رحمان مینشن میں تھا۔ آ گئے آپ؟ ابھی کیوں آئے؟ نکاح کے بعد آ جاتے، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ سوہا نے اس کو دیکھتے ہی جھٹپے سے ایک انداز میں پوچھا۔ یارب لیٹ ہو گیا، تھوڑا سا کام تھا اس میں لگ گیا تھا۔ وہ چہرے پر حد درجے بیچارگی لیے بولا۔ سب کو مبارکباد دینے کے بعد اس کی نظر لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی فجر پر پڑی، جو اس وقت ہنس ہنس کر آئمہ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ ارمغان بے خود صاف ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ فجر نے بالکل نارمل انداز میں اس کو مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ الحمدللہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ آئمہ نے اٹھتے ہوئے اپنے سامنے والی خالی نشست پر ارمغان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
शुक्रिया आंटी, वो मोबाइल सामने रखी टेबल पर रखते हुए बोला। वो अभी मज़ीद कोई बात शुरू करता कि फजर का मोबाइल बज उठा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा चलिए ठीक है, मैं निकलती हूँ पे। वो बाबा की पूरी बात सुनने के बाद इतना ही बोली जबकि चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अंकल की तबीयत ठीक है? जी, आप अभी बाहर से आ रहे हैं ना, तो हालात कैसे हैं बाहर के? वो परेशानी से पूछ रही थी। हालात ठीक नहीं है, काफ़ी हंगामा है हर तरफ। ओ माय गॉड, मुझे अभी निकलना होगा, वो कहते साथ ही उठ खड़ी हुई और थोड़ा फासले पर खड़ी आयमा और सुमेरा के पास जाकर बोली, आंटी हालात काफ़ी ख़राब हो गए शहर के, तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए, किसी से कहिए। हाँ बेटा, हम भी यही बात कर रहे थे, शहर के हालात अचानक ख़राब होने की वजह से ज़्यादा हंगामे शुरू हो गए। मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ दे। आप भी ड्राइवर होगा तो तब छोड़ेगा ना, वो तो ज़ुलेहा खाला को लेने गया हुआ है इनके घर। सुमेरा ने परेशानी से बताया। उमर भी अभी तक नहीं आया, अब क्या करूँ? दोनों तीनों परेशान थी। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरमगान उठकर इन तीनों की तरफ बढ़ा। लो देखो, टेंशन ख़त्म हो गई। अरमगान, तुम इसको बिल्कुल बाहफाजत घर छोड़ाओ। बेटा, बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वक्त कोई भी नहीं है जो फजर को बाहफाजत तरीके से घर छोड़ कर आए। सुमेरा ने बांझे से पूछा, आनी आप करें, फजर में आपको छोड़ देता हूँ। वो लोग अभी इधर रास्ते को ही पहुँचे कि सामने बुरी तरह से टायर जल रहे थे। अरमगान पहले ही देख चुका था। इसने गाड़ी का रुख फजर के घर को जाते ही रास्ते से मोड़ दिया। वो अच्छे से जानता था फजर जो है वो आग से डरती है, इसलिए इसकी नज़र पड़ने से पहले इसने गाड़ी दूसरी समेट में डाल दी। रात के 12 बजने को थे। हालात ख़राब होने की वजह से हर सू सन्नाटा था। अब अरमगान का रुख अपने घर की तरफ था, जबकि आमा आंखें मूंदे सेट से टेक लगाए हुए थी। वो ये देख ही न सकी कि गाड़ी अब किस सिमत पे रवां दवां है। रुखसती से महज 1 घंटा पहले उमर और लाइबा घर पहुँचे। सबको सलाम करने के बाद सीधा शफा के कमरे की तरफ बढ़े और इसको जल्द अज जल्द शफा से मिलकर इसको अपने सीने से लगाने की ख्वाहिश थी। मगर जैसे ही वो शफा के कमरे में पहुंची, इसको लगा था जैसे अंदर से शफा के रोने की आवाज़ आ रही है। वो अंदर जाने के लिए खटखटाने ही वाली थी जब इसके कदमों को किसी और के भी कमरे से आती आवाज़ ने रोका। उमर ने जो कुछ अपने कानों से सुना। कमरे में मौजूद दोनों फ़रीकीन की गुफ्तगू कोई भी मामूली पैमाने पर मुकीद हरगिज़ ना थी। अब इसका रुख सीधा रहमान साहब के कमरे की तरफ था। क्या शफा की रुखसती हो सकेगी आज या वहशत? कहते ही लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, मगर तुम तो अक्ल बिल्कुल ही फारग है। फारग ही नहीं बल्कि टखनों में है। वो तेज़ी से सीढ़ियां अबूर कर रही थी। हाथ में इसके निकाह के छड़वां का थाल गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था। वो अंधाधुंध उतर रही थी। आयमा ने इसको ऊपर से थाल लाने को कहा। सब लोग इस वक्त बाहर लॉन में थे। घर में अंदर कोई भी ना था, क्योंकि निकाह के बाद खाने का दौर शुरू था। घर के सभी अफराद मेहमानों की खातिर तवाज़िया में मसरूफ़ थे। जब इसका पैर अपने ही बल मुड़ा, इसके बल अपने ही ट्राउज़र में उलझा, वो पहली ही सीढ़ी पर कदम रखते मुस्तफ़ा के ऊपर बुरी तरह से जा गिरी, जिसके नतीजे में वो और मुस्तफ़ा अब दोनों ज़मीन पर गिरे। सोहा का दुपट्टा उड़ के हवा में लहराया और छुआरों की ट्रे भी इसके हाथ से छूट चुकी थी। वो मुस्तफ़ा के ऊपर ऊंधी गिरी थी। हवा गुलाब की पत्तियों इनके ऊन निचावर कर रही थी और छुआरे इर्द गिर्द बिखरे हुए थे, जबकि सोहा ब्लैक कुर्ती पर लिया गया बड़ा सा रेड कलर का दुपट्टा खावन में उड़कर ऊपर लहराता हुआ इन दोनों को खुद में डांप चुका था। हवाओं में जहाज़ तो मैं चलाता हूँ, लेकिन हवाओं में लड़ने और हवा में पैदल चलने की आदत शायद तुमने मुझसे उधार ले ली है। वो ज़मीन बोस हुए गरक आया था। मिस्टर पायलट बकूल, आपके मैं दिमाग से फारिग हूँ, तो आप तो बड़े दिमाग वाले हैं ना। दिन रात जहाज़ इधर से उधर उड़ाती हैं, आंखें तो आपकी भी खुली रहनी चाहिए। फिर क्यों इन आँखों की बजाय बटन लिए घूम रहे हैं? वो अब चिढ़ के
वो अब चिढ़ के बोली, चंद घंटे पहले वो अपनी इज्जत अफजाई इसको फिर से याद आ चुकी थी। वो तो शुक्र था बाहर वो तो शुक्र था बाहर डेक या गाने बजने की वजह से थाल के गिरने की आवाज़ बाहर ना पहुंची, वरना आज तो सोहा की सामत पक्की थी। बिस हवाई अब ज़रा आप मेरे ऊपर से उठेंगी ताकि मैं आपके इस 200 किलो वज़नी वजूद से आज़ाद हो चुकूँ। वैसे जितनी तुम मुझे छोटी और मासूम लगती हो ना सोहा, आज से पहले लगती थी से क्या मुराद है आपकी? मैं मासूम हूँ, आपसे कई साल छोटी हूँ। सोहा मुस्तफ़ा से पूरे 14 साल छोटी थी, और जब इससे इस प्रपोज़ल के लिए घर में बात हुई तो मुस्तफ़ा ने कोई ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। इसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि जो इसके माँ बाप इसके लिए फ़ैसला करें वो बेहतर है, मगर सोहा को देखने के बाद इसको अपनी माँ की ये ख्वाहिश कोई बुरी ना लगी थी, बल्कि एक अच्छा फ़ैसला इसके मुकद्दर में होने की जा रहा थी। अब पता चला कि तुम पूरी की पूरी बड़ी वाली फुलझड़ी हो। वो कपड़े झाड़ते हुए अब इसको उड़ते हुए तंग करते हुए बोला। हाँ तो अगर मैं फुलझड़ी हूँ तो क्यों मेरे लिए अपना प्रपोज़ल भेजा? सोहा किसी लड़ाका त्यारे की तरह खड़ी कमर पर हाथ रखे इससे पूछ रही थी। अच्छा हुआ मैंने अम्मी को मना कर दिया, वरना आप जैसे अकड़ू और खड़ूस पायलट के साथ मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही। वो दोनों हाथ झाड़ते हुए रुख फेर गई। अभी वो मज़ीद कुछ बोलने ही के जब इसकी बात अधूरी रह गई, मुस्तफ़ा ने अचानक इसकी कलाई को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर खुद के करीब किया। सोहा की कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल करके इसकी आंखों में आंखें डाली। पहले तुम्हारे इख्तियार में था मेरे भेजे गए प्रपोज़ल पर हाँ या ना कहना, मगर अब ये इख्तियार भी मैं तुमसे लेता हूँ। पहले मैं सोच रहा था तुम बहुत मासूम हो, कमसन हो, मगर तुम तो कहीं से भी मासूम लड़कियों की फहरिस्त में आती ही नहीं, और मुझे टेढ़ी उंगलियों को बहुत शौक है सीधा करना। मुस्तफ़ा के मिजाज की सख्ती दोबारा अदू थी, मगर वो चाह कर भी सोहा के ऊपर अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहा था, वरना इसके घर में तो क्या इसके स्टाफ के लोग भी इसके गुस्से से कांपते थे। सोहा वहशत ज़दा इसकी आंखों में देखती बुरी तरह इसके बानहा कसार में थरथरा रही थी। आज पहली दफ़ा इसको किसी मर्द आज पहली दफ़ा इसको किसी मर्द से आज पहली दफ़ा इसको किसी मर्द ने हुआ था। चेहरे पर कुछ लम्हों वाली तेज़ी और तरारी मुंफी थी। माथे पर नन्ही नन्ही मोती चमक रहे थे। मुस्तफ़ा चंद तनियों के लिए साकत रह गया। इसके गुलाबी सुर्ख चेहरे से फूटी पड़ी हया के सुनहरी और गुलाबी रंगों को देखकर वहीं थम गई। चंद लम्हों तक तो वह अपनी पलकें जब तक झपकाना ही भूल गया। क्या खूबसूरत खुदा ने तख्लीक किया है। कमसनी और मासूमियत इसके हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा रही थी। वो यकदम अपने हवासों में बड़ी मुश्किल से लौटा था और इससे दूर हटकर खड़ा हुआ। तुम समेत तुम्हारा यह दिलकश वजूद बहुत जल्द इस्तेहाक से एक दफ़ा फिर मेरी एक मजबूत बाहों में होगा। वो इस वक्त तुम्हारी एक मनमानी भी नहीं चल सकेगी। बस आज के दिन में और इस दिन में फ़र्क इतना है कि इस दिन तुम्हारी बहन के निकाह की वजह तुम्हारा निकाह होगा, वो भी कैप्टन मुस्तफ़ा दिलावर के साथ। ये लो ये छुआरे खाओ, अनकरीब तुम्हारा भी निकाह होने वाला है। फिर अपने निकाह के छुआरे खिलाऊंगा तुम्हें। वो हाथ में पकड़ा वाहिद छुआरा इसके मुंह में ज़बरदस्ती ठोंसते हुए बोला। सोहा इसके आज़ाद करने के बाद ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। अब इसको सही मायनों में मुस्तफ़ा से खौफ आ रहा था। एक मिनट ये रुकती नहीं होगी। उमर क्या बकवास कर रहे हो, जानते भी हो तुमने क्या कहा? स्मेरा उमर की आतिश फिशा की तरह फटती हुई आंखें देख रहा था। जी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी कहा बिल्कुल अपने हवासों में रहकर कह रहा हूँ। उमर के लहजों में चट्टानों की सी सख्ती नुमायाँ थी। वो शफ़ा का हाथ अपने हाथ में जगड़ते हुए कह रहा था, जिसको आयमा और स्मेरा हमज़ा के कमरे में रुखसत करने जा रहा था, जबकि सोहा पहले से ही हमज़ा के कमरे के बाहर खड़ी हमज़ा और शफ़ा से नेक वसूल किए जा रही थी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर भागती हुई वापस हाल में आई। उमर तुम होते कौन हो ये फ़ैसला करने वाले? शफ़ा की रुखसती का होगी या नहीं, ये इतनी बड़ी बात तुम कह किस बना पर रही हो? कोई वजह भी तो होनी चाहिए।
रहमान साहब अब चीखे थे। ठीक है, अगर वजह मैं आप लोगों को बता दूं तो फिर आप लोगों को भी यही डिमांड होगी। ऐसा क्या है तुम जानते हो जिसकी बिना पर तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? सुमेरा ने शफा को अपनी तरफ खींचना चाहा, जिस पर उमर ने शफा पर मजीद गिफ्ट सख्त की। शफा आंसुओं से जोरोकदार बाई के गिरेबान को मजबूती से पकड़े रो रही थी, जैसे कह रही हो मेरा बाई तो ही मेरी मदद के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो। उमर शफा के सर पर हाथ फेरते हुए इसकी डाल बन के सबके सामने डटकर खड़ा हुआ था। शफा को हमजा ने ब्लैकमेल करके इस शादी पर मजबूर किया। वो सब कुछ जो असरात हुआ वो भी हमजा की सोची समझी साजिश थी। तो ये सब कुछ कैसे जानते हो? सुमेरा की आवाज़ में वाजिया लड़खड़ाहट थी। मैं अभी अच्छी तरह से शफा के कमरे के बाहर शफा से की गई हमजा की गुफ्तगू हरफ बा हरफ सुनकर आ रहा हूँ। यकीन नहीं आता हमजा से आप लोग पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हो मुझसे तुम लोग? हमजा अभी मुस्तफ़ा को मेन गेट तक सी ऑफ करके अंदर आया और हाल कमरे के दाखिली दरवाजे के बीचों बीच खड़ा दाड़ रहा था। हमजा का लहजा किसी भी किस्म के डर और खौफ से आरी था। वो बड़े मज़े से अपनी शहादत की उंगली में की चेन गमाता हुआ आंखों में बरहमी लिए पूछ रहा था, उमर जो कह रहा है क्या वो ठीक है? तुमने शफा को ब्लैकमेल किया मुझसे किसी इंतकाम खोलने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने शफा को ब्लैकमेल किया, तभी तो आपकी लाडली चहेती बिगड़ती हुई बेटी राज़ी हुई। वैसे मानना पड़ेगा रहमान साहब, क्या खूब आपने अपनी बेटी को सर चढ़ाया है, मंगाया है। मैं आपकी तरबियत को रहमान साहब सलाम करता हूँ। वो ज़ोरदार ताली पीटते हुए तंज के तीर चला रहा था। चुप हो जाओ हमजा, मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने एक और अल्फाज भी निकाला। आयमा ने बेटे को बाज रखना चाहा किसी भी किस्म की बदतमीज़ी से। अम्मी बहुत खामोश रह लिया, 30 साल मेरी ज़िंदगी को हो गए, इससे मज़ीद मैं खामोश नहीं रह सकता। सुसर साहब से छोटे और बड़े हिसाब किताब लेने हैं। कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत की। सोने का नवाला खिलाया है तुम्हें। रहमान साहब भी अब शदीद गुस्से में आकर चीखे थे। और आज तुम कल के लड़के मेरे सामने इस तरह सीना तान के खड़े हुए हो। मालूम है मुझे ये तुम किसकी ज़ुबान बोल रहे हो? रहमान साहब ने आयमा की तरफ खड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, जबकि आयमा खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। सही कहा आपने, मुझे तो आपने अपना वाकई ही बेटा माना, बल्कि मुझे मोहब्बत भी दी। मगर क्या आपने कभी मेरी माँ को अपनी बीवी तस्लीम किया? बीवी तो छोड़िए, आपने इंसान तक तसव्वुर नहीं किया मेरी माँ को। बाबा ये सब एक सोची समझी। शफा आगे बढ़कर कुछ कहना चाह रही थी जब उमर ने इसे खामोश करवाया। वो खुद भी अब इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहा था, जिसकी बिना पर हमजा इस कदर बागी हो गया था कि अपने से जुड़े रिश्तों को भी नफरत और इंतकाम की बटी में रोकने के दर पर था। इसके बाप को बर्बाद करने की खातिर वो किसी भी हद तक तैयार था। सुमेरा ने आयमा को सहारा देकर खड़ा किया और ख़ुद भी तमाम तर हालात से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। माजी जैसे इन दोनों की आंखों में एक दफ़ा फिर से किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। बरखुरदार, ये जो तुम अपनी माँ को बीच में ला रहे हो ना, तो तुम ये बात नज़रअंदाज कर रहे हो कि मैंने तुम्हारी माँ को इस वक्त सहारा दिया जब तुम छोटे से थे। तुम्हारी माँ को इज़्ज़त बनाकर मैंने, हाँ मेरी माँ को इज़्ज़त बनाकर आप इस घर में ज़रूर लाए। सिर्फ इतना ही नहीं दाद भी खूब वसूली की आपने लोगों से कि कितना अच्छा लड़का है, देखो एक बेवा से शादी कर ली, वो भी जो एक बच्चे की माँ है। क्या बात है आपकी रहमान साहब, आप तो बड़े ही नेक शरीफ आदमी निकले। वैसे क्या खूब आपने मेरी माँ को शादी की पहली रात मुंह दिखाई दी तोहफे में। आप बताते हैं ये आपने क्या तोहफ़ा दिया या मैं बताऊं? वो आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए शरारे बरसाती लहजे में बोला, मैं किसी को भी किसी भी किस्म की सफाई देना पसंद नहीं करता। रहमान साहब का लहजा किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से आरी था। उमर, तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने कितना अजीम तोहफ़ा दिया मेरी माँ को? वो अब्बू उमर की तरफ घूम के इससे मुखातिब हुए। मेरा कमरा बराबर में ज़रूर था, मगर तुम्हारे बाप की रोज़ाना रात में गाने
गुनगुनाने की आवाज़ मुझे अच्छी तरह आती। वो अब उमर की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था। कितना शदीद किस्म का कर्ब था इसको हमज़ा की आंखों में दिखा इस वक्त। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। और शादी की पहली रात तुम्हारा ये अजीम बाप मेरी दुल्हन बनी माँ को पूरी तरह से मार पीट कर एक तवाइफ के साथ गुजारा करके आया इसके कोठे में, और आकर मेरी माँ को ज़मीन पर पटक के इसके ऊपर जूतों की बारिश की थी। मेरे कानों में आज भी वो अल्फाज गूंजते हैं जब आपने कहा था तुम इस काबिल ही नहीं हो कि रहमान चुगताई तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का राब्ता या तल्लुक़ कायम करे। अब तुम खुद ही देख लो तुम और तुम्हारी मुलाकात क्या है। मेरे नज़दीक तुम्हारी औकात यह है कि तुम तहाइफ से भी ज़्यादा मेरी नज़रों में बीची हुई औरत हो। हमज़ा अपनी बात मुकम्मल करके चंद सानियों के लिए खामोश हुआ। वहाँ मौजूद हर एक फर्द शफ़ा में सन्नाटों की जद में था। याद आया कुछ रहमान साहब आपको, या मैं याद दिलाऊं? मैं बेशक छोटा था मगर मेरे जहन बचपन में हर एक चीज़ फीट हो जाती थी और फिर कभी भी नहीं निकलती, और बुरे वाक़यात तो खैर कुछ जहनों पर बहुत असर कर कर छोड़ते हैं। ये सब कुछ बकवास है, इसलिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, एक ऐसी औरत से शादी की जो पहले ही शादीशुदा थी। और तुम ऐसे सिला दोगे या मुझे? सही कहा, औलाद सिर्फ अपनी ही होती है। आज मुझे पता चला मैंने सपेलों को दूध पिलाया है। अरे तुम तो काबिल ही नहीं हो मेरा प्यार और मोहब्बत के। हो तो आखिर इस औरत के ही बेटे, मेरे भाई का तो तुम खून ज़रूर हो, मगर तुम्हारी माँ ने नस नस में तुम्हारे अंदर अपना परछावा भर दिया। उमर, ले जाओ शफा को इसके कमरे में, और रुखसी में अब खुद भी नहीं होने दूंगा। उमर उमर शीविच का शिकार था, जो हकीकत इसके सामने आ चुकी थी। इसके बाद वो फैसला नहीं कर पा रहा था क्या सच है क्या झूठ। इसकी गिरफ्त अब शफा पर ढीली पड़ चुकी थी, जबकि लाइबा भी एक कोने में खड़ी ये सब कुछ सुन और देखकर परेशान हो चुकी थी। शफा भागते हुए अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। दरवाजे के पीछे बैठकर ज़मीन पर ज़ोरों कतार रोने लगी। ठीक है रहमान साहब, कोई मसला नहीं, बीवी तो मैं आपकी दख्तर नेक अख्तर को बना ही चुका हूँ। रुखसती मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो बगैर कोई तासरात दिए चेहरे पर एक शोखी सी बजाय हाल से बाहर चला गया। फजर आंखों खोलो घर आ गया। अरमगान ने आहिस्ता से फजर को जगाया नींद से, इस ख्याल के तहत कि कहीं वो डर ही ना जाए। ओह, मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लग गई। वो कुछ शर्मिंदा सी हुई। कोई बात नहीं, तुम बहुत थक गई थी शायद, इसलिए हो सकता है नींद कालब आ गई हो। वो खामोश रही क्योंकि हकीकत भी यही थी। आज वो थक गई थी चल चल के, पहले शफा के लिए गिफ्ट और इसके बाद फिर निकाह का फंक्शन। अरमगान गाड़ी से उतरने के बाद घूमकर फजर की साय का दरवाज़ा खोल रहा था और हाथ बढ़ाकर इसके सामने हथेली फैलाई, जैसे कह रहा हो थाम लो इसके हाथ को, मैं तुम्हारे सब डर और खौफ को दूर कर दूंगा। कभी कभार हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंखें खुद ब खुद ही बोल देती हैं। और फिर फजर, मैं तो इसको अपनी गुड़िया नज़र आती थी। नहीं, मैं उतर जाऊंगी, फजर ने झिझक कर हल्का सा मुस्कुराया। ये तो मेरा घर नहीं है, एकदम बुखला कर बोली। सामने मौजूद खूबसूरत सा बंगला, जो कि अरमगान ने अभी एक हफ्ते पहले ख़रीदा, कराची के सबसे डायमिंग इलाके डिफेंस में, क्योंकि इसने पहले ही अपना ऑफिस खोला था, जिसकी बिना पर इसका ज़्यादा वक्त कराची में गुजरता और गांव भी इसका आना जाना लगा रहता। हाँ मुझे पता है ये तुम्हारा घर नहीं, तुम ठीक कह रही हो, वो नरमी से कहते हुए आगे बढ़ा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आप तो मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे। फजर के लहजे में बेतबारी थी। देखो फजर, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ ना तो कुछ गलत करूँगा और ना ही कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने दूँगा। हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, चाहो तो अपने अब्बू को फ़ोन करके पूछ लो, इनको बता दो कि तुम खैरियत से हो। मैं ये अकेला नहीं रहता, मेरे साथ मेरी दादी भी अंदर मौजूद हैं। कहोगी तो इनके सामने भी आ कहोगी तो तुम्हारे सामने अभी ले आता हूँ। वेल, ये बाहर आओ, तुम हर तरफ से मुतमईन हो जा, अपने बाबा को भी कर दो, दादी की बात करवा दो। मैं तुम्हें बहरहाल इस हंगामी हालात में तनहा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अब मुलाजमा को इशारा करके दादी को बाहर लाने को कह रहा था।
जबकि फजर के चेहरे पर उलझन के तासरात थे। वो फैसला नहीं कर पाई थी क्या करे, जाए या ना जाए, इस इंसान पर कैसे भरोसा करे। अस्सलाम वालेकुम दादी। शुक्र है अल्लाह का, जुग जियो मेरे बच्चों, साथ खैरत रहो, घर वापस आ गई। मैं बहुत परेशान थी। इस टीवी बॉय में खबरें देखकर खोल पड़ रहे थे। वो अरमान को जैसे दोबारा जी उठी थी। अरे मेरी प्यारी दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपकी दुआओं का साया मेरे साथ है हर पल। वो अब वो अब दरवाजे बैठकर अपनी दादी के दोनों वो अब दरवाज़ नो बैठकर अपनी दादी के दोनों हाथ थाम के आंखों से चूमते हुए कह रहा था। फजर ये मंजर बहुत हसरत से देख रही थी और बहुत मुश्किल से अपनी आंखों में आई नमी को अंदर धकेलने में मसरूफ़ थी। अरे ये बच्ची कौन है? नहीं, चल दूर हट। दादी की नज़र जैसे ही फजर पर पड़ी, इन्होंने अरमगान को पहली फुर्सत में साइड पर किया। सजी सवरी लाइट फिरोजी कलर के लिबास में, सर पर दुपट्टा और वो नाजुक सी लड़की किसी भी परी से कम नहीं लग रही थी। दादी के चेहरे पर एक सायादार लहर हुई। अस्सलाम वालेकुम दाद। फजर ने झुककर सलाम किया अदब से। वालेकुम सलाम, जिंदा रहे पुत्री। दादी मज़ीद कुछ भी पूछे बगैर फजर का हाथ पकड़े इसको अंदर ले आई। फजर दादी के साथ साथ बड़ा सा कॉरिडोर अबूर करके अंदर की तरफ बढ़ी, जब अचानक किसी चीज़ पर नज़र पड़ने के बाद इसके कदम जैसे साकत पड़ी। वो जल्दी जल्दी इसके कपड़े एक बैग में भर रहा था। अलमारी इसने पूरी तरह से तहस नहस कर दी। ये क्या कर रहे हैं आप रात के इस वक्त मेरे कमरे में? वो खटपट से यकदम बेदार हुई। ख्वामबदा आंखें गहरी नींद की चुगताई खा रही थी। अपनी बीवी के कपड़े रख रहा हूँ, आप शराफत से मेरे कमरे से खुद जाएंगे, वरना मैं शोर करके सबको बुलाऊंगी। अगर शोर कर सकोगी तो ना। वो अपना रुमाल जेब में से निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा। शफा ने जबकि रुमाल इसके हाथ से छीन कर दूसरी तरफ फेंका। तुम क्यों हमेशा मुझे ज़बरदस्ती पर उकसाती हो? इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता अपने बेल्ट पैंट से खींचता हुआ हाथ में घुमाकर लपेटते हुए कहा। शफा की आंखें खौफ की ज्यादा से फट गई। ये क्या कर रहे हैं? वह खौफ के मारे कदरे लहजे में पूछ रहा था, क्योंकि हमजा अपनी पैंट की बेल्ट खींच कर इसकी तरफ बढ़ा। वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। आप एक इंतहाई नाज़याब हरकत करने वाले हैं। वो उल्टे कदम पीछे हटते हुए बोली, ये देखे बगैर कि इसके एक कदम के फासले से पीछे अब बेड मौजूद था। रात का वक्त, नया नया रिश्ता और तन्हाई। शफा को लगा जैसे अब हमजा चंद ही लम्हों में अपनी इस्तेकामत इस्तेमाल करके इसको बेमाया छोड़ देगा। न्याज ब्या हरकत की तो बात ही नहीं करो। अभी मैंने तो कोई ऐसी हरकत की ही नहीं। तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ इस वक्त, और क्यों आए हैं रात के इस पहर मेरे कमरे में? वह आहिस्ता से बोली, चाहो तो रात के इस वक्त तुम्हारे कमरे में हूँ तो फ़िलहाल मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब तो मुझे ये जायज़ रिश्ते का लेबल भी मिल गया, और चंद घंटों पहले तुमने खुद निकाह हुआ और गवाहों के साथ मुझे अपना शोहर तस्लीम किया। क्या है ना कहने के साथ ही इसने बेड पर गिरती हुई शफा को खुद के इतना करीब किया कि वो शफा की डरी सहमी अथल पुथल सांसों को बखूबी सुन सकता था। ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो और मैं भी कि निकाह किस तरह से सर अंजाम हुआ। मेरे इसमें 1% भी रजामंदी नहीं, और मैं इस ज़बरदस्ती रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती। बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। वैसे तो मुझे तो चलिए फ्रेंड, फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।